उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी उर्दू मीडियम के लिए हरारती जो खसूसियात हैं मादे की, वो हम स्टडी करेंगे जी आज इस लेक्चर में। चलें जी, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती क्या, थर्मल क्या होती है। थर्मल कहते हैं हरारत को, हरारत कहते हैं किसी तपश को कहते हैं, तपश की फॉर्म होती है या एनर्जी की फॉर्म होती है हरारत। बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी चीज़ को प्रोवाइड कर दी जाए तो उसमें हीट क्रिएट हो जाती है, उसमें हरारत, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, उसे हम थर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं, थर्मल फिनोमिना कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने से किसी भी मैटर को अगर वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले, ऑब्जॉर्व करके गर्म होना शुरू हो जाए, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोले, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर या हरारती प्रॉपर्टी मादे की। चलिए जी, तो कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है जी। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है हीट का, टेम्परेचर और हीट का। सिर्फ डेफिनेशंस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली दो, इनमें एक मेजर डिफरेंस ये है, हम हीट को टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं ले सकते, टेम्परेचर को हीट की फॉर्म में नहीं ले सकते। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि टेम्परेचर और हीट को लिखते थे कि दोनों सेम चीज़ें हैं। हीट भी हरारत होती है, तवानाई होती है, टेम्परेचर भी तवानाई होती है, हरारत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट कहते हैं किसी भी चीज़ का ठंडा या गर्म होना। हीट कहते हैं इंटरनल एनर्जी, किसी भी चीज़ की अपनी एनर्जी, कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसे हम बोलेंगे कितनी ठंडी या कितनी गर्म, यानी अपनी एनर्जी को शो करवाने की जो एबिलिटी होती है उसे हम हीट कहते हैं। सॉरी, हीट जो होती है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हीट कहते हैं कोई बॉडी ठंडी है, ठंडी और गर्म होने की जो एबिलिटी है उसे हम हीट बोलेंगे। किसी भी बॉडी की ठंडी या गर्म होने की एबिलिटी को हम हीट बोलेंगे या इंटरनल एनर्जी को बोलेंगे। इंटरनल एनर्जी कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि तमाम काइनेटिक एनर्जी को और तमाम पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी बॉडी की, उसको आप ऐड कर दो तो वो हीट के इक्वल होगी। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक कोई बॉडी आपस में कांटेक्ट करे। यानी एक ठंडी बॉडी को और एक गर्म बॉडी को आपस में आप कांटेक्ट कर दो। अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, एक बॉडी ठंडी है, एक बॉडी गर्म है, दोनों को आपस में अटैच करोगे तो हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूव करेगी, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो हीट ठंडी बॉडी से, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में मूव कर जाएगी, इसे हम कहते हैं हीट। चलिए जी, टेम्परेचर कहते हैं, अब मैंने हीट का बताया कि किसी भी बॉडी की ठंडा या गर्म होने की एबिलिटी को हम हीट बोलते हैं। टेम्परेचर कहते हैं कि कोई बॉडी कितनी ठंडी हो रही है या कितनी गर्म हो रही है। ठंडा या गर्म तो है, ठीक है, लेकिन कोई बॉडी कितना गर्म हो रही है या कितना ठंडा हो रही है, यानी उसको मेजर करने की एबिलिटी, हीट को मेजर करने की जो एबिलिटी होगी वो टेम्परेचर होगा। क्लियर है? हीट सिंपल, कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, या किसी भी चीज़ का ठंडा या गर्म होने की एबिलिटी। और टेम्परेचर कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी हो रही है या कितनी गर्म हो रही है, यानी टेम्परेचर जो होता है वो हीट को मेजर करने की एबिलिटी होती है, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। चलिए, ये था हमारे पास टेम्परेचर और हीट का आपस में डिफरेंस। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एआरपी सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं किसी भी, कोई भी बॉडी एक मैक्सिमम लिमिट तक अपनी हीट को शो करवा सकती है, जज़ब भी करवा सकती है या शो भी करवा सकती है या ट्रांसफर भी कर सकती है। स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हम किसी चीज़ को गर्म या ठंडा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहा है, उसे आप किसी हद तक ही गर्म कर सकते हो, उससे ज़्यादा गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हीट कैपेसिटी, किसी भी टेम्परेचर की, किसी भी मटेरियल की मखसूस हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ये कहते हैं कि किसी भी अगर मादे को, किसी भी मैटर को अगर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वो टेम्परेचर आप जितना इंक्रीज कर सकते हो, किस हद तक इंक्रीज कर सकते हो या किस हद तक उसकी हीट को आप इंक्रीज कर सकते हो, ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यानी किसी भी बॉडी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है हीट को, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये कुछ इस तरह के जो हीट होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होती है और आल्सो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्यों मैंने लिखा चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए लिखा कि क्योंकि हमने हीट में पढ़ा है कि हीट उसी वक्त ट्रांसफर होगी जब दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एक बॉडी ठंडी होगी, एक बॉडी गर्म होगी, तभी हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो देखना पानी गर्म होता है, गर्मियों में पानी गर्म होता है, उसके अंदर बर्फ डाल दे तो पानी ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना। गर्म पानी था उसमें आपने बर्फ ठंडी बर्फ डाल दी, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तभी टेम्परेचर ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ यानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगी। अगर पानी भी ठंडा है और उसके अंदर आप बर्फ भी डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठंडा नहीं होगा, या मजीद कुछ हद तक हो सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा वो ठंडा नहीं हो सकता। क्लियर है? या गर्म पानी में आप दोबारा गर्म पानी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया डेल क्यू इक्वल टू एम डेल टी। ठीक है, डायरेक्टली का साइन करें तो कोई खत्म करें तो कोई कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी से यानी कैपेसिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल लें आप तो ये आ जाएगा डेल क्यू ओवर एम डेल टी। ये होगी जी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मैटर की। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं कि किसी भी 1 kg मास को अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाएं तो उसके अंदर अब्सॉर्ब होने वाली जो हीट होगी या उसकी हीट जो इंक्रीज होने वाली जो हीट होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ये है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका अगर यूनिट निकालना है तो हीट का यूनिट जूल होता है, क्योंकि हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है। मैंने स्टार्ट में बताया एनर्जी होती है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। जूल, मास का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। किलोग्राम ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, केल्विन भी ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ये हो जाएगा जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी अगर आपने 1 kg मास में 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके अंदर उसकी एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो 1 जूल होगी, उसे 1 हीट कैपेसिटी बोलेंगे। चलो जी आगे, पानी की जो हीट कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसकी निस्बत मिट्टी की हीट कैपेसिटी कम होती है। अब हीट कैपेसिटी यूज कहाँ पे होती है? जिस चीज की हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो जल्दी ना तो ठंडा होती है ना जल्दी गर्म होती है, यानी देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। क्लियर है? तो अब देखें गर्मियों में जो होता है फर्श जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अगर आप 1 किलोग्राम पानी को और 1 किलोग्राम मिट्टी को गर्म करना शुरू कर दें तो पानी देर से गर्म होगा और मिट्टी जल्दी गर्म हो जाएगी। रेत जो होती है, रेत जल्दी गर्म हो जाती है। क्लियर है? रेत का भी आपको पता होगा, जो रेत होती है सैंड वो जल्दी गर्म हो जाती है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की, एनर्जी को इंक्रीज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिए जी, अब इसके यूजेस है। पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा, अभी मैंने बोला कि वो जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी ठंडी भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता पानी। तो इस लिहाज से उसके बहुत से यूजेस हैं। हम इसे कार्बोरेटर में यूज कर सकते हैं। रेडिएटर जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो वो पानी जो होता है हम इंजन के अंदर से गुजारते हैं। इंजन के अंदर जो हीट होती है वो पानी से अपने साथ ऑब्जॉर्व कर लेता है। जितनी भी हीट होगी वो सारी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि लार्ज हीट कैपेसिटी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हीट को जज़ब कर सकती है। तो सारे का सारे पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगी, दोबारा रेडिएटर के अंदर आएगी। रेडिएटर के साथ पंखा लगा होता है, पंखा उस हीट को, पंखा जब वो चलता है तो उस हीट को बाहर की तरफ हवा में फैला देता है, जिससे पानी दोबारा ठंडा हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है इंजन के अंदर। आप लोगों को पता होगा गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। वो हीट को गाड़ी के अंदर से या इंजन के अंदर से बनने वाली हीट को बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड इसका यूज़ है हीट एक्सचेंज, यानी बहुत ठंडे इलाकों में अगर आपने बहुत ठंडे इलाके जैसे रशिया हो गया, बहुत से ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे गीज़र जो है वो नॉर्मली जो गीज़र्स होते हैं ना उनको हम यूज़ करते हैं रूम्स को ठंडा करने के लिए। वहाँ पे तो गीज़र होते हैं ना, पानी को गर्म करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। वो पानी को गर्म करते हैं और वो क्या करते हैं कि रूम के अंदर चैम्बर बने होते हैं, उस चैम्बर के अंदर से उस पानी को गुजारते हैं। वो पानी क्या करता है, अब रूम ठंडा होता है, पानी गर्म होता है, वो अपनी सारी जो हीट होती है वो कमरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं और पानी दोबारा से गीज़र के अंदर चला जाता है, वो फिर से हीट होकर कमरे के अंदर आता है। इसलिए इस तरह से कमरे जो होते हैं वो गर्म रहते हैं, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। ये जल्दी किसी भी चीज़ को अपनी हीट ट्रांसफ़र आगे कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास हीट कैपेसिटी का।
हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी कहते हैं कि अगर कोई बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है, गर्म हो रही है, हमने इसे हीट प्रोवाइड कर दी, तो वो उस हीट को कितनी देर तक जज़ब कर सकता है अपने अंदर, कितनी देर तक उस हीट को अब्जॉर्व कर सकता है, उसे बोलेंगे उसकी हीट कैपेसिटी। अब फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे से आग प्रोवाइड कर दूंगा, हीट प्रोवाइड कर दूंगा, वो हीट क्या होगी, वो इस चीज़ को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगी, जब मैंने नीचे से आग लगाई, अब ये पॉइंटर खुद को गर्म करने के लिए नीचे से कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, उसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, ये हीट कैपेसिटी होगी। तो वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला उठाएं, ये वाला, ठीक है, ये डेल टी है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, या सिंपल से उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास mc आ जाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी, यानी मैस को, किसी भी मैस की कैपेसिटी कितनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो हीट को जज़ब कर ले। फिर ये देखें, मैस की कितनी कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो हीट को जज़ब कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल पानी की हीट कैपेसिटी 4100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास 5 किलो पानी है, 5 किलो पानी की हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये C की वैल्यू और मेरे पास पानी कितना जी 5 kg, तो हीट कैपेसिटी अगर आपने फाइंड करनी तो हमको C से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 मल्टीप्लाई 4100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो किलोग्राम इसका यूनिट है, किलोग्राम से कट जाएगा, mc आ जाएगा हमारे पास, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो समथिंग आंसर आएगा, तो जितना भी मतलब आंसर आएगा आपने समथिंग यहाँ पे लिख लेना है, और किलो जूल पर केल्विन इसका यूनिट। यानी किसी भी कैपेसिटी को अगर आपने फाइंड करना है तो आप उसे सिंपल हीट कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैस की कैपेसिटी निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं कि मैटर है 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये स्टेट जो होती हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। दो तरह के वर्ड होते हैं, एक कन्वर्टेबल और एक इंटर कन्वर्टेबल। एक कन्वर्जन होती है, एक इंटर कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन का मतलब है कि कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई लेकिन वो वापस अपनी असल फॉर्म में नहीं आ सकती। जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन दही दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। एक या कन्वर्टेबल, एक होता है इंटर कन्वर्जन या इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है और उस दूसरी स्टेट को दोबारा असल हालत में भी लेके आया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पानी से हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से दोबारा पानी बना सकते हैं, ये होती है इंटर कन्वर्टेबल या इंटर कन्वर्जन। तो जो चेंज ऑफ स्टेट्स होती हैं ये इंटर कन्वर्जन होती है बिटवीन 3 स्टेट। जैसे सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, यानी बर्फ से पानी बना सकते हैं। लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं, यानी लिक्विड को दोबारा ज़्यादा गर्म करो तो भाप बन के गैस बन जाएगी। अब गैस से दोबारा हम लिक्विड बना सकते हैं, यानी गैस को फ्रीज करना शुरू कर दो तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड से दोबारा हम सॉलिड बना सकते हैं, यानी पानी को ठंडा करो वो सॉलिड बन जाएगी। तो ये तीनों स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, या मादे की हालत की तब्दीली भी बोल सकते हैं कि कैसे वो तब्दील हो सकती है। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। फर्दर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना था, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।